और दोस्तों यूको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग LTGIC प्रवक्ता और यूपी TGT PGT के अंतर्गत हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत दोस्त हम लोग दिल्ली सल्तनत देख रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग दिल्ली प्रशासन देख रहे थे दोस्तों। अब आज आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन, जिसमें आज हम देखने वाले हैं केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही है। तो आइए देख लेते हैं भैया। केंद्रीय सरकार के मुख्य स्तंभ मंत्री अथवा शाही दीवान थे। बरनी के अनुसार सल्तनत के प्रशासन में 4 प्रमुख मंत्री होते थे, जो सल्तनत के प्रशासन का आधार स्तंभ थे, जिनके ऊपर सल्तनत का संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा टिका हुआ था। ये दीवान ए विजारत, दीवान ए अर्ज, दीवान ए इंसाद, दीवान ए रसाल। वजीर कौन होता है दोस्तों? राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। उसके कार्य को दीवान एवं विजारत कहा करते थे। प्रारंभ में वजीर मुख्यतः सैनिक हुआ करते थे, किंतु 14वीं सदी से वजीर राजस्व विभाग का वित्त मंत्री या सर्वोच्च अधिकारी था। इसके अधीन दीवान ए इसराफ, लेखक, परीक्षा अधिकारी, दीवान ए विशारद, राजस्व विभाग का अधिकारी, दीवान ए इमारत लोक निर्माण का अधिकारी, दीवान ए अमीर कोई कृषि विभाग का अध्यक्ष, कृषि विभाग का तथा अन्य बहुत सारे विभाग कार्यरत थे। प्रांतों के सभी सूबेदार अपने खातों का परीक्षण भी उसी से करवाते थे। विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति के कारण भी उनके पास अधिकार भी उसी के पास थे। उसकी सहायता के लिए नाइब वजीर मुस्तफा एवं महालेखा परीक्षण मुजरिस एवं वालिक, महालेखाकार मजूमदार, शेष राशि का हिसाब रखने वाला और खलील कोषाध्यक्ष थे। विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बास खलीफाओं ने फारस से की है। गजनवी के प्रारंभिक काल में वजीर का पद सबसे ऊंचा और सम्मानित पद था। तुगलक काल में वजीर के पद के विकास में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। इस काल में गयासुद्दीन तुगलक ने एक नया प्रयोग किया। इस प्रयोग के अंतर्गत सुल्तान ने परामर्श के लिए भूतपूर्व वजीरों ख्वाजा कादिर, ख्वाजा महजब तथा निजामुद्दीन जुनैदी को सफलतापूर्वक आमंत्रित किया। वह न केवल महत्वपूर्ण मामलों में उनसे सलाह लेता था, बल्कि उनके विचारों को भी महत्व देता था। आगे देखते हैं भैया। तुगलक काल में मुस्लिम भारतीय वजीरात का स्वर्ण काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। सैयद सुल्तानों के समय वजीर के पद की हैसियत घटने लगी। इसी काल में वजीर को दूरस्थ स्थानों पर युद्ध के लिए भेजा जाता था। लोदियों के काल में वजीर की गरिमा बहुत अधिक गिर गई थी। दीवान ए वकूफ जलालुद्दीन द्वारा स्थापित दीवान ए वकूफ की विजारत की एक शाखा थी। इस विभाग का काम स्वयं के कागजात की देखभाल करना है। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन ने वित्त विभाग के अधीन मुस्तखराज नामक विभाग स्थापित किया। इस विभाग का कार्य राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम, बकाया राशि की जांच करना और उसे वसूल करना। दीवान ए अमीर को ही इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इस विभाग का कार्य मालगुजारी व्यवस्था को ठीक कर इस प्रकार से चलाना और जिस भूमि
पर खेती न हो रही हो उस खेती के योग्य बनाना इस विभाग के ऊपर वजारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। वजीर को संभवतः नगद वेतन के साथ साथ उसका कुछ अंश राजस्व के भूमि व राजस्व के रूप में किया गया था। अफीम के अनुसार फिरोज तुगलक वजीर की कन्या के विवाह में 11,000 से 15,000 के 20% अथवा उससे इतना आय के बराबर का आवश्यकता है। आरिज ए मुमालिक अमीर ए मुमालिक का मंत्रालय दीवान ए आरिज कहलाता था। यह सेना का प्रधान रक्षा मंत्री होता था। इसके मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती, उसके वेतन का निर्धारण और वितरण, सैनिकों के वितरण, सैनिकों एवं घोड़ों का हुलिया संबंधी रिकॉर्ड, सैनिक अभियानों और आयोजन और सेना का निरीक्षण करना था। दीवान ए इंसा यह शाही पत्र व्यवहार का मंत्रालय था जिसका संचालन दबीर नामक सचिव करते थे। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया। आगे दीवान ए इंसा, तो दीवान ए इंसा यह एक शाही पत्र व्यवहार का मंत्रालय था जिसका संचालन दबीर नामक सचिव करते थे। इस विभाग का प्रधान दबीर ए मुमालिक होता था। इस मंत्रालय का काम शाही घोषणाओं का प्रारूप तैयार करना, शासकीय घोषणाओं को जारी करना, प्रांतीय गवर्नरों और अधिकारियों आदि को पत्र भेजना था। आगे देख लेते हैं दोस्त, आइए आगे देखते हैं भैया। दीवान इंसा से ही सुल्तान के फरमान जारी होते हैं। दीवान ए रसाल यह विदेश मंत्री था। इसका कार्य विदेश में कूटनीतिक संबंधों की देखभाल करना है। काजी उल कुजात यह न्याय विभाग का प्रधान था। प्रायः काजी उल कुजात और समुद्र उल सुदूर के पद एक ही व्यक्ति को प्रदान किए जाते थे। सद्र उल सुदूर यह धर्म विभाग का प्रधान था। इस्लाम धर्म के कानूनों का प्रजा में प्रसार करना, उनका पालन करना, मुसलमानों के विरोध हित की रक्षा का उत्तरदायित्व उसी पर था। इस विभाग का संपूर्ण धन केवल मुस्लिम जनता के नाम के लिए व्याप्त किया गया था। आगे देख लेते हो तो ज़कात के बारे में। नामक कर के प्राप्त धन पर उसका अधिकार होता था जिसका प्रयोग शाही खैरात बंटाने में प्रयोग एवं जरूरतमंदों को देने तथा मस्जिदों मदरसा में देखभाल पर खर्च होता था। वरीद ए मुमालिक यह सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। डाक चौकियों का प्रबंध भी इसी के अधीन था। वकील ए दर यह शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंधन करता है। आगे देख लेते हैं दोस्त। राजधानी दिल्ली का प्रशासन। दिल्ली प्रशासन एक कोतवाल के हाथ में था जो न्यायिक एवं पुलिस विभाग का कार्यरत था। मुहतसबी शहर का महत्वपूर्ण अधिकारी था जो लोगों के समान आचरण का रिकॉर्ड रखता है और नैतिक नियमों का पालन लागू करवाता है। दीवान ए रिसालत व्यापार पर विदेशी ध्यान रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त किया गया। यह शहर के बाजारों पर नियंत्रण रखता था तथा मापतौल का निरीक्षण करता था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक अपने राज्यकाल में स्वतंत्र निर्माणशाला की स्थापना की। फिरोज के राज्यकाल में अल्पकालीन रूप से राजकीय कारखानों का विस्तार हुआ है। अफीम ने राजकीय कारखानों को दो भागों में बांटा है।
रातिबी और गैर रातिबी कारखाने वे थे जिनमें काम करने वाले लोगों को निश्चित वेतन प्राप्त होता था। गैर रातिबी कारखाने में कारखाने वे थे जिनमें अनिश्चित वेतन पाने वाले कर्मचारी थे। प्रत्येक सरकाना उच्च श्रेणी के मालिक के अधीन रखा जाता था। इन्हें मुत्सर्फी कहते थे। आगे देख लेते हैं दोस्त प्रांतीय प्रशासन। आइए देख लेते हैं। प्रांतीय सरकार ने केंद्र सरकार की प्रतिमूर्ति थी। कार्य संचालन में उसमें वही विभाग थे जो केंद्र सरकार में थे। प्रांत के गवर्नर या इक्ता के प्रधान को वली सुल्तान नाजिम नायब मुफ्ती इक्तादार कहा जाता है। मुफ्ती अथवा वाली तो कुछ विशेष अधिकार थे क्योंकि ये दूरस्थ प्रांतों में थे। नायब मुफ्ती इक्तादार कहा जाता था। मुफ्ती अथवा वाली कुछ अधिक अधिकारों के थे। उन्हें दूरस्थ प्रांतों में होते थे। उन्हें सैन्य कर संग्रहण का न्यायिक कार्य करने पड़ते थे। मुफ्ती को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी। कुछ मामलों में गवर्नर केंद्र में रहते थे तथा अपने कनिष्ठ अधिकारियों शासन चलाते थे। जैसे बलबन जो कि अमीर ए हाजिब दरबार का शिष्टाचार अधिकारी की हैसियत से राजधानी में रहता था, जबकि वह हांसी का सूबेदार था। सचिवालय का प्रधान दबीर व सचिव होता था। दोस्त इल्तुतमिश ने इक्तादारों का एक इक्ता के दूसरे इक्ता में हस्तांतरण की नीति अपनाई। बलबन ने उस इक्ता को इनमें राजस्व नहीं मिल रहा था जो खत्म कर दिया गया। खालसा भूमि में मिला लिया। बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति इक्तादारों के साथ की जिससे आय व्यय का सही पता लग सके। 14वीं शताब्दी में सल्तनत काल के विस्तार के कारण प्रांतों को जिलों में बांट दिया गया। इन्हें सिख कहा जाता था। सिखों की स्थापना बलबन ने की है। सिख का शासन सिकदार कहलाता था। सिखों या जिलों को परगनों में बांटा गया था। प्रत्येक परगने में आमिल ए मुंसिफ जैसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। अमीर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तथा मुजरिम या मुंसिफ राजस्व विभाग का प्रधान था। तो एक शहरी या 9 गांव के समूह का शासन अमीर ए सदा होता है। इब्न बतूता सऊदी अर्थात 100 गांवों के समूह का शासन इकाई के रूप में उल्लेख करता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो स्वायत्त और पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। गांव के मुख्य अधिकारी पटवारी लेखाकार चौधरी खुद मुकद्दम मुखिया जो शासन को चलाना वसूल करने में मदद करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में उनसे खुद चौधरी मुकद्दम से विशेष सुविधाएं छीन ली थी। इसके अतिरिक्त गांव में पंचायत होती थी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय आदि सभी कार्य करती थी। खालसा भूमि क्या है दोस्त? खालसा या केंद्र शासित क्षेत्र प्रांतों के अतिरिक्त कुछ केंद्रीय शासन का खालसा क्षेत्र होने थे जिनमें से सिख और शहर शामिल थे। इसके प्रभारी अधिकारी सहना अधीक्षक कहलाते थे और सुल्तान द्वारा नियुक्त होते थे। इस क्षेत्र में एक
एकत्र किया गया राजस्व सीधा केंद्र खजाने में जाता था। प्रत्येक उपकेंद्र में आमिल नामक एक पदाधिकारी होता था जो राजस्व इकट्ठा करके राजकोष में जमा करना था। तो ये रहा दोस्त आज का वीडियो। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।